अहम खबर शिवपुरी से है, जहां अवैध हॉस्टल पर छापा मारा गया है। भोपाल से आई बाल आयोग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। बिना अनुमति के चल रहा था हॉस्टल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां अवैध हॉस्टल पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका यहां पर नजर आ रही है। बिना अनुमति के हॉस्टल चलाया जा रहा था और यहां पर भोपाल से आई बाल आयोग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। अवैध हॉस्टल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका यहां जाहिर की जा रही है। बिना अनुमति के यह हॉस्टल चल रहा था। अब आगे देखना होगा कि बाल आयोग की टीम इस कार्रवाई में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल शिवपुरी से यह अहम खबर है, जहां बिना अनुमति के चलाए जा रहे हॉस्टल पर भोपाल से आई बाल आयोग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। और बड़ी बात यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका यहां पर है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा, इस एक्शन के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं उस पर सबकी निगाहें होंगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका है, ये एक निश्चित तौर पर बड़ा मामला बन जाता है। और इसके साथ साथ बड़ा मामला ये भी कि बिना अनुमति के ये हॉस्टल चल रहा था, जिसकी जानकारी मिली और उसके बाद भोपाल से बाल आयोग की टीम यहां पर पहुंची है। एक्शन लिया गया है। सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या है ये पूरा मामला? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका है। जी अमृत, देखिए बिल्कुल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका है। और जो महिला बाल आयोग है उसकी सदस्य निवेदिता शर्मा यहाँ पहुंची थी। उनको कुकवीर के द्वारा सूचना दी गई थी और सूचना के मुताबिक वो जो काम करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची थी। उनको ये बताया गया था कि एक अवैध छात्रावास जो है बिना अनुमति के संचालित है शिवपुरी के मनियर क्षेत्र में। और जब उसके जांच पड़ताल के लिए वो यहाँ पहुंची तो उससे पहले उन्होंने शिक्षा विभाग को एक फोन करके पूछा कि इस स्कूल का, जो स्कूल का नाम बताया गया था उस स्कूल का नाम पूछा। और नाम पूछने के बाद में एकाएक यहाँ पर जो है इस छात्रावास के प्रशासन में हड़कंप मच गया और यहाँ पूरी अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया। और पूरे बच्चे जो यहाँ रह रहे थे, उन बच्चों को जिस स्थिति में बच्चे मौजूद थे उस स्थिति में वहां से निकाल करके कहीं ट्रैफिक करके ले जाया गया है, जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस, शिक्षा विभाग और तमाम अधिकारी कर रहे हैं। निवेदिता शर्मा का हमसे साफ कहना है कि इस मामले को लेकर जब हमने जांच पड़ताल की तो ये पाया गया कि कहीं ना कहीं इस अवैध तरीके से चलाए जा रहे छात्रावास में सामने होना चाहिए थे बच्चे, किस हालत में थे, उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, उनका पक्ष आना चाहिए था कि उनको किसी तरह की असुविधा तो नहीं है। और असुविधा है नहीं होने के साथ साथ उनके पास में यहाँ रहने की परमिशन किसने दी थी, कौन उनको दाखिला कराने आया था, ये सब चीजें जानने के लिए जब कोशिश की गई तो वो बच्चे उनको यहाँ मिले नहीं है। और यही बात है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के डॉक्टर निवेदिता शर्मा का खास तौर से कहना है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं पुलिस को, कहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और वो उनको भी निर्देश देके गई है कि इसको, स्कूल को जो प्रेमाइसिस है इसको पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इस मामले में क्या किया गया है इसके संबंध में सीधे शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कृपया करके आइए, आप एनडीटीवी पर लाइव आ रहे हैं और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सर, ये जो पूरा मामला है, इस मामले को कहीं ना कहीं डॉक्टर निवेदिता शर्मा के अनुसार ह्यूमन अतुल, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस हॉस्टल में किस आयु वर्ग के बच्चे बच्चियां रहते हैं और कब से ये हॉस्टल संचालित किया जा रहा है, कितना वक्त हो गया है? जी अमृत, अब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप बात भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। जी जी अमृत, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये हॉस्टल कब से चल रहा था इसकी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। यही इन्वेस्टिगेशन का मामला है और ये अवैध रूप से जो हॉस्टल चल रहा था, छात्रावास चल रहा था, इसमें करीबन ये बताया जाता है कि 100 से ज्यादा बच्चे थे। हालांकि जो हॉस्टल चलाने वाले संचालक है उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया है कि 20 बच्चे थे और वो उनको लेकर के यहाँ रखे हुए थे और उनको छात्रावास जैसा माहौल दिया गया था। लेकिन इनके पास में किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है शासन के द्वारा। सा ये बता देते हैं। हम शिक्षा अधिकारी से बात कर रहे थे। सर, पास आ जाइए, थोड़ा सा आवाज चली जाती है। तो हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे क्या मामला है पूरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जोड़ करके देख रहे हैं। सबसे पहले बताइए। अभी जो मामला संज्ञान में आया है वो ये पाया है कि ये स्कूल जो है 10वीं तक की मान्यता लिए, लेकिन अवैध रूप से छात्रों को ऊपर वाली 3री मंजिल पर छात्रावास संचालित कर रहा था। इसके लक्षण दिखे हुए हैं। हालांकि देखने में आयोग के सदस्य के और अपन सब मतलब टीम के देखने पर अभी बच्चे हमको नहीं मिले।
तो उनसे जानकारी ली जा रही है और उनके ऊपर अधिक कार्रवाई, जो बच्चे यहाँ रजिस्टर्ड थे उनको एक एक बच्चे का नाम और बयान लेंगे। कल स्कूल खुलेगा, जो बच्चे स्कूल में दर्ज है कि नहीं है उनको देखा जाएगा, एक एक बच्चे के बयान लिए जाएंगे और उसके बाद स्थिति सामने स्पष्ट होगी और जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो ट्रैफिकिंग कार्रवाई पुलिस है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी, विभाग द्वारा जो कार्रवाई हो विभाग की जाएगी और विभाग से अलावा अगर कोई कार्रवाई बनती होगी तो वो संबंधित विभाग को सूचित करके वहां से भी करवाई जाएगी। सर, इसको प्रीमाइसेस को सील करने के आपको बताया गया, तो आप इसको सील कर रहे हैं? हाँ, हॉस्टल का जो प्रक्रिया चल रही है अभी उसमें हम कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बन रहा है हमारा, उसको हम सील करेंगे। तो अमृत, आपने सुना शिक्षा अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि जो हॉस्टल का प्रीमाइसेस है उस प्रीमाइसेस को हम सील करेंगे और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है उस मामले को लेकर के पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे ही कल बच्चों के बयान सामने आएंगे उसके बाद में फिर जो अगली कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। छिंदवाड़ा में प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चला रहा है। प्रशासन लगातार शहर में चौक चौराहों से अतिक्रमण को हटा रहा है और इसी सिलसिले में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शहर के सबसे बिजी बाजार गांधीनगर में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हमें अच्छा जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है और मुख्य बात यह है कि अतिक्रमण हटने से आमजन खुश है, यातायात सुगम होगा और आमजन को चलने में सुविधा होगी। ग्वालियर में एक युवती को अश्लील तस्वीरें भेजने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक युवती ने शिकायत की थी कि एक अनजान व्यक्ति उसे व्हाट्सएप पर अश्लील तस्वीरें और वीडियोस भेज रहा है, जिसके बाद साइबर टीम ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी युवती का फेसबुक फ्रेंड भी निकला है। आरोपी शिवपुरी जिले का रहने वाला है और फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती युवती से हुई थी। युवक ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ दिन बात करने के बाद युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिस कारण वो युवती के व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील फोटो और वीडियोस भेजकर परेशान करता था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं, जिससे युवती को अश्लील फोटो और वीडियोस भेजी जा रही थी। पन्ना के अजयगढ़ थाने में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक पर हमला हो गया। इस हमले में युवक के पैर में गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लवकेश द्विवेदी है, उनको गोली लगी है। उन्होंने ये बताया है कि हमारी चुनावी रंजिश की वजह से गोली मारी है। किसने मारी गोली और किसके नाम सामने आ रहे हैं? हितराम यादव हैं, उन्होंने गोली चलाना बताया। उन्होंने सुरेश यादव ग्राम पंचायत देवरा भापतपुर में जो सरपंच हैं हमारी पंचायत में, उनका छोटा भाई सुरेश यादव की बंदूक लेकर के वहीं पे आया, जो समोसा खा रहा था, जो वहाँ पे बंदूक लेके जैसे ही आया है, बंदूक लेकर के आया, उसी टाइम पर अभी बताया है लोकेश ने कि उसके में किसी का फोन आया है, तो उसने बताया है सुरेश यादव के छोटे भाई ने कि हाँ यहीं पर है, और इसके बाद में तुरंत उसने ट्रिगर दबा करके वो गोली मार दी। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली माध्यम से भूमि पूजन करेंगे। इन 526 रेलवे स्टेशनों को नए तरीके से विकसित किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशंस में एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिसमें उज्जैन रेलवे स्टेशन भी शामिल है। उज्जैन रेलवे स्टेशन को सिंहस्थ महाकुंभ से पहले विकसित करने की तैयारी है। 26 फरवरी को होने वाले आयोजन की तैयारी को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया रेलवे स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों से कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों के साथ जाकर निरीक्षण किया। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में करीब 30 लाख लोग वर्चुअली जुड़ेंगे, जो एक विश्व रिकॉर्ड भी होगा। टीकमगढ़ शहर में एक युवक का शव कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया। दरअसल टीकमगढ़ शहर के कुमेदान मोहल्ले की रहने वाली एक शाहीन बानो के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बेटे के मौत के बाद परिजनों ने बेटे के दोस्तों
पर जहर देकर मारने के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हमारे भाई की 15 तारीख को डेथ हो चुकी थी और उसको दफन कर दिया गया था। उसके बाद हमें संदेह हुआ, कुछ लड़कों पर शक हुआ, इसके माध्यम से हमने आज माननीय एसपी महोदय जी को आवेदन दिया और इसकी जांच पुनः तरीके से जांच की जाए, हमें न्याय मिल सके। 15 को दफनाया था उन्होंने, तो उनको संदेह रहा होगा कुछ, तो उनके आधार पर मर्ग कायम कर और आज बॉडी को निकलवाया गया है और पीएम के लिए भेजा जा रहा है। सीहोर जिले के बुधनी में इन दिनों तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। रात में आवासीय इलाके में एक तेंदुए के घर में घुसने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर में एक तेंदुआ एक घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो शुक्रवार का है और जानकारी मिली है कि तेंदुआ पहले एक घर में घुसा, करीब 1 घंटे बाद तेंदुआ उस घर से बाहर निकला और दूसरे घर में जा घुसा। इस बात की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी गई है। देवास में खाद्य विभाग ने किराना स्टोर पर छापेमारी की है। दरअसल सैयद समीर अली नामक ग्राहक ने एक पोहे में चूहे मिलने की शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए खाद्य विभाग अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पोहे को जब्त कर लिया। अधिकारी ने पोहे के सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा है। यहाँ पे है गुरु नानक किराना में पहुँचे। यहाँ पे जो टेस्टी पोहा है, इसमें कुछ इंसेक्ट मरा हुआ मिला है और इनका जो शिकायत करता है उनका शिकायत दी गई। हमने 1 हफ्ते पहले पोहा लेके गए थे और खोलने पे इसमें स्मेल आ रहे थे। खोल के देखा तो उसमें इंसेक्ट पाए गए हैं। सर क्या हम लोग जांच के लिए पहुंचे हैं। उस बेच का पोहा हम लोग जांच के लिए सैंपल लेके भेज रहे हैं और जो लोग खरीद के लेके गए हैं उसको भी हम लोग हमारी जब्ती में ले रहे हैं। जो अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग रखेंगे एविडेंस के रूप में। 2 किलो पोहे ले गया था मैं, जिसमें 1-1 किलो के 2 पैक थे। टेस्टी कंपनी के पोहे थे और गुरु नानक किराना स्टोर तहसील चौराहे पे दुकान है, वहाँ से मैं ले गया था। तो 1 पैकेट को तो हमने यूज़ कर लिया था, 1 पैकेट को यूज़ कर चुके थे। दूसरा पैकेट जब आज हमने बनाने के लिए खोला तो उसमें से जैसे ही खोला हमने तो उसमें से कुछ स्मेल आई, थोड़ी स्मेल आई। हमने उसमें से निकाले कुछ पोहे, थाली में निकाले, तो उसमें से जब पूरा निकाल लिए उनको तो उसमें से एक चूहा निकला पहले और उसके बाद उसमें से एक चूहा और मतलब 2 मरे हुए चूहे निकले उसमें से पोहे में से। कई सालों से आते हैं ये। मेरे से 2 पैकेट ले गए थे पोहे के, तो उन्होंने एक यूज़ भी कर लिया, वो बहुत अच्छा निकला, उन्होंने पूरा कंज्यूम कर लिया। सेकंड पैकेट जो उन्होंने खोला उसमें से चूहा मरा हुआ निकला है, उसमें से स्मेल आ रही है। तो इन्होंने फूड ऑफिसर में कंप्लेन करी थी। ये सैंपल लेके मेरे पास आए, अभी सर के साथ ही आए, उन्होंने और भी सैंपल लिए हैं। और एक्चुअली क्या पैक है, पैकेट जो ले गए थे वो भी पैकेट पैक था। उसमें से जो भी इंसेक्ट निकला उसमें दुकानदार की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि उसका फ्रेश माल है, जनवरी का लेटेस्ट माल है और हम जिस बिलिंग से लेते हैं वो ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। वो कौन सी कंपनी है? हैस्टी टेस्टी है, कहाँ की है? इंदौर का फर्म है, रीपैक करते हैं पोहे का, बहुत अच्छा ब्रांड है। कई सालों से हम उसको बेच रहे हैं, पर ये फर्स्ट टाइम कंप्लेन आई है तो उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, जैसी सर की इच्छा है। समीर सर ने कंप्लेन करी है। इन दिनों परीक्षा का दौर चल रहा है। ऐसे में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपी चेक करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर केंद्रों पर खास तैयारी की गई है। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए 60 से अधिक शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में शिक्षक मनमानी न करें, इसके लिए भी खास तैयारी की गई है। इस बार शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को मनमाने तरीके से अंक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बार सभी उत्तर पुस्तिकाओं में बार कोड लगे हैं। इससे किस विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका है इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी, साथ ही इसमें रोल नंबर की भी पहचान नहीं हो पाएगी। इस बार परीक्षा को लेकर मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक बोर्ड की तरफ से काफी बेहतर प्रयास किए गए। ओएमआर शीट पे कोडिंग की गई है और मूल्यांकन हमारा 22 तारीख से शुरू हो चुका है। मंडल के निर्देश थे 22 से मूल्यांकन शुरू करना, मूल्यांकन शुरू हो गया। अभी 10th की हमारे पास 36,000 कापी आई है, 12th की 25,000 कापियाँ हैं। 10th में हमें 2 सब्जेक्ट मिले हैं, 12th में भी 2 सब्जेक्ट मिले हैं। क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही है, 12 बजे तक परीक्षाएं चलती है, उसके बाद वैल्यूवर्स फ्री होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी स्थानीय जो वैल्यूवर्स है वही हमारे परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित हो रहे हैं। और हमने कल
एक दिन में लगभग 1100 कॉपी चेक कर ली है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के आयोजन में वर्चुअली माध्यम से शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनी ब्लॉक में SECI के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण के अवसर पर राजनांदगांव जिले के सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दी है। इस सोलर पार्क में 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री फिर राजनांदगांव जिले को बड़ी सौगात देंगे, जिसके तहत डोंगरगढ़ और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन की सौगात मिलेगी। आज ऐसे 945 करोड़ का ये सोलर पार्क, ये सौगात डोंगरगढ़ और डोंगरगांव में जो स्थापित हुआ है, जिसमें 5 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन होगा, यह हम सब के लिए गर्व की बात है। जो देश में सबसे बड़ा है और जो दुर्ग में बना है पार्क, उससे 4 गुना बड़ा है। इसके साथ ही साथ अभी 2 दिन बाद फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के लिए अमृत स्टेशन भी देने वाले हैं। CRC बिल्डिंग उन्होंने दिया ही है। और जहां हम लोग खड़े हैं कि डोंगरगढ़ अर्जुनी के बगल से हैदराबाद एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है, जो हम सब के लिए लाइफ लाइन होगी, हम सब के लिए विकास का द्वार खोलेगा। यह प्रोजेक्ट जो है 100 मेगावाट सोलर एनर्जी है, इसमें कि 120 मेगावाट आवर बैटरी भी लगा है। इसका मतलब यह है कि यह प्रोजेक्ट दिन में सोलर एनर्जी के से बैटरी को चार्ज करेगा तथा शाम को जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद 4 घंटे तक बिजली देगा। इससे फायदा क्या है कि जो आसपास के गांव हैं वहां की जो बिजली की आपूर्ति है वो पूर्ण करेगा। अभी गर्मी के समय आ रहा है, शाम को जनरली लाइट गोल हो जाती है, बिजली नहीं रहती। उससे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यह प्रोजेक्ट जो है बिजली देगा शाम को, जो कि इस राज्य के आसपास के गांवों को आपूर्ति के पूर्ण करेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में GSITS कॉलेज के सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देर रात तक छात्र आपस में लड़ते रहे। इस विवाद में एक छात्र को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर डे स्कॉलर और हॉस्टल के छात्रों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ था और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी मामले पर जांच की बात कही गई। 30-40 बंदों ने विकास सिंह को सबसे पहले मारना चालू कर दिया। फिर वहाँ पे 2 बंदे और थे उनके साथ में, एक प्रियांशु था और एक 2 और शायद थे, उनके नाम नहीं पता मुझे। तो वो मौके पे थे, तो उनने प्रियांशु ने के ऊपर एक बंदे ने कांच की मतलब बियर दारू की बोतल ली और मार दी, उनके ऊपर आँख पे मार दी। प्रियांशु राठौर घायल है, अभी की स्थिति अरविंदो हॉस्पिटल में है वो, और आँख की स्थिति गंभीर है, अगर जा भी सकती और कुछ कह नहीं सकते। जबलपुर जिले में सिंधी समाज की सराहनीय पहल देखने को मिल रही है, जहां जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में इन दिनों सिंधी समाज श्रीमद् भगवत पुराण का आयोजन करा रहा है। यह आयोजन जेल में बंद कैदियों को अपनी गलतियों का पश्चाताप कर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र केंद्रीय जेल जबलपुर में और श्री भगवत गीता का आयोजन किया गया है, और इस आयोजन को जिन लोगों ने किया है काफ़ी अच्छा आयोजन किया है। और जैसा कि आज कृष्ण जन्मोत्सव था, इस मौके पे महाराज जी के द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, सकारात्मक चीज़ें, और जो अपराध जैसा कि हम लोगों ने यहाँ करके आया है, जो गलतियाँ की हैं, नादानी की है, उसको सही दिशा में सुधार कैसे किया जाए, आज इस भगवत गीता के माध्यम से हमें मालूम चला है। और एक अच्छा मैसेज बंदी भाइयों को प्राप्त हुआ है कि अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाना है। जेल पर, केंद्रीय जेल जबलपुर पर हमारे अधीक्षक महोदय श्री अखिलेश तोमर के मार्गदर्शन में भागवत का आयोजन किया जा रहा है 20 से 26 तारीख तक फरवरी की। इसका बंदियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ये हर साल इस प्रकार का आयोजन अधीक्षक महोदय हमारे करवाते हैं, जिससे बंदियों में सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। एक तो माहौल काफ़ी भक्तिमय हो जाता है, और साथ में जो सकारात्मक ऊर्जा है इसका प्रभाव जेल के परिसर में के माहौल पे भी पड़ता है, जिससे जेल में जो नकारात्मकता रहती है वो काफ़ी हद तक दूर होती है और बंदियों में एक सुधार के प्रति
दृष्टिकोण जागृत होता है और बाहर जाकर वो जिससे वो समाज में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। आज से 5250 वर्ष पूर्व द्वापर युग में एक कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ था। आज एक बार फिर वो घटना जबलपुर में दोहराई जा रही है। मध्य भारत के सबसे पुराने केंद्रीय कारागार में आज एक बार फिर कृष्ण का जन्म हो रहा है। उत्सव है भागवत कथा का। वो कैदी जो किसी कारण से, किसी परेशानी से या किसी मजबूरी से अपराध कर बैठते हैं, उनका जीवन को सुधारने के लिए, उन्हें अपने एक सदमार्ग में चलने के लिए जबलपुर में भागवत कथा का आयोजन केंद्रीय कारागार में किया जा रहा है। उसी में आज कृष्ण जन्म का प्रसंग है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। मध्य प्रदेश में 2 ऐसे तालाब हैं जिन्हें रामसर साइट के रूप में पहचान दी जाती है। ये जलकुंभी एक तरीके का जलीय पौधा है जो पानी में बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है। न केवल तालाब के ऊपर संकट है, बल्कि यहाँ रहने वाले जल जीवों के ऊपर भी एक भयानक संकट है। धीरे धीरे ये काफी तेजी से बढ़ती है। बढ़ने के बाद में ये फॉरेस्ट के अंडर में आती है लेके। राइट है, ये कोई एहसान नहीं कर रहा। भारतीय अनुच्छेद 21 में ये बात देखी गई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये साइबेरियन बर्ड्स इस बार यहाँ नहीं पहुँची, और वो इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि इस तालाब का दायरा दिन ब दिन सिकुड़ रहा है।